नमस्कार मित्रों, मैं वैज्ञानिका सत्वायु आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी का अर्थ है रोग प्रतिरोधक क्षमता। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या हम सिर्फ पौष्टिक आहार लेकर निरोगी रह सकते हैं? हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रह सकती है कि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो? दूसरा सवाल, क्या सिर्फ व्यायाम करने से, योग करने से, प्राणायाम करने से हम निरोगी रह सकते हैं? क्या हम सिर्फ औषधियां लेकर कि कौन सी औषधियां लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सिर्फ वो औषधियां लेने से हम स्वस्थ रह सकते हैं? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं होता है। केवल पौष्टिक आहार लेने से या केवल व्यायाम करने से या केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं लेने से हम निरोगी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कोई चमत्कार नहीं है। ये कोई एक दिन में औषधियों से, सिरप से या गोली से प्राप्त होने वाली क्षमता नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आहार के बताए गए नियमों का पालन करने से, विहार यानी कि दिनचर्या, व्यायाम और निद्रा के नियमों का पालन करने से और समय समय पर आवश्यकता अनुसार रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियां लेने से और पंचकर्म कराने से प्राप्त होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? आयुर्वेद के अनुसार हमें शरीर में माता पिता से ही एक रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी प्राप्त होती है। इसे मॉडर्न में इनेट इम्यूनिटी कहते हैं और आयुर्वेद में इसे ओज कहते हैं। यदि हम आहार, विहार और औषधि से संबंधित नियमों को अच्छे से पालन करते रहते हैं तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा ओज अच्छा बना रहता है। लेकिन अगर हम इनका पालन नहीं करते हैं तो हमारा शरीर लड़ते लड़ते थक जाता है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति बहुत सालों तक कई तरह की दवाएं, एंटीबायोटिक्स लेता रहता है, उसका ओज भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को साधारण से साधारण रोग होने पर भी उसका शरीर उस रोग से लड़ नहीं पाता है। इसलिए हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है ये कोई एक दिन का कार्य नहीं है, बल्कि ये सतत चलने वाली यानी कि हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आज हम बात करेंगे आहार। कैसा आहार लेना चाहिए, कौन से आहार के नियमों का पालन करना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी बेस्ट रहे, हमें रोग ना हो। सबसे पहले तो जो हमारा आहार होना चाहिए वो आहार स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक आहार, संतुलित आहार के लिए आयुर्वेद में कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे हमारा आहार मात्रागत होना चाहिए, बहुत ज्यादा आहार या बहुत कम खाना नहीं खाना चाहिए। खाना हमें उतना ही खाना चाहिए जो हमारे पेट के 1/3 हिस्से को भरता हो। बाकी 1/3 हिस्से में द्रव यानी कि लिक्विड, पानी, मट्ठा, जूस, दूध, ये सारी चीजें और 1/3 भाग खाली छोड़ देना चाहिए। हमारा जो आहार होना चाहिए वो हमारे प्रकृति, विकृति, देश और काल के अनुरूप होना चाहिए। प्रकृति का अर्थ है कि हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है, वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति और कफज प्रकृति। इसके अनुसार ही हमें भोजन लेना चाहिए। अपनी प्रकृति को हमें जानना चाहिए। अपनी प्रकृति को जानने के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इस बारे में बताया था। विकृति का अर्थ है कि आपको यदि कोई बीमारी है, यदि कोई ऐसी अवस्था है कि जिस समय आपको स्पेशल भोजन के लिए ध्यान रखना चाहिए, वो ध्यान रखें। देश का अर्थ है कि हम किस देश में रह रहे हैं। जैसा कि हमारे देश में देखा जाता है, पूरे देश में अलग अलग जलवायु होती है, इसलिए पूरे देश में अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है। वैसे ही काल मतलब कौन सा मौसम है, कौन सी ऋतु है, उसके अनुसार ही हमें भोजन करना चाहिए। ऋतु अनुसार ही सब्जियों और फलों का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारा आहार होना चाहिए वो षड्रस युक्त होना चाहिए, यानी कि मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसेवा। ये 6 के 6 रस हमारे आहार में होना चाहिए। हमें केवल एक ही स्वाद की चीजें लगातार नहीं खाते रहनी चाहिए, हर स्वाद की चीजें खानी चाहिए। सबसे पहला आहार से संबंधित नियम है कि हमें कभी भी भूख लगने पर उपवास नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति को भूख लगती है, इसका अर्थ है कि पिछला खाया हुआ खाना पच गया है, तो ऐसे समय पर आपको भोजन करना चाहिए। उस समय पर अगर आप भूखे रहते हैं तो आपका पित्त दुष्ट हो जाता है
और शुगर लेवल जो शरीर की जो है ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। साथ में मूड स्विंग होना यानी कि चिड़चिड़ापन आना, इसके अलावा शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। डाइजेशन यानी कि पाचन संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आपको भूख लगती है तो ऐसे समय पर आपको उपवास नहीं करना चाहिए, यानी कि भूखा नहीं रहना चाहिए। दूसरा नियम बताया गया है कि यदि आपको अजीर्ण है, अजीर्ण का अर्थ है कि आपने जो पहले खाना खाया था वो पचा हुआ नहीं है, या फिर अति मात्रा में आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि हम अजीर्ण या अति मात्रा में खाना खाते हैं तो जो पाचन प्रक्रिया होती है वो खराब हो जाती है। पाचन प्रक्रिया खराब होने के कारण जो रस बनता है वो आम रस कहलाता है, और ये आम रस हमारी ज़्यादातर शारीरिक बीमारियों का कारण है। व्यक्ति को दिन में कम से कम एक फल ज़रूर खाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये फल हम नाश्ते में लें, क्योंकि सबसे पहले तो जो फल होते हैं वो बहुत आसानी से पच जाते हैं, इसलिए आपको दोपहर के भोजन के लिए अच्छी भूख लगती है। विशेषकर सेब, अमरूद, अनानास, पपीता, अनार, ये सारे फल ऐसे बताए गए हैं जो कि न सिर्फ भूख बढ़ाते हैं बल्कि पाचन प्रक्रिया को भी बल देते हैं। इसके अतिरिक्त जो फल होते हैं उसमें रस ज्यादा होता है, इसलिए ये क्लींजिंग का काम करते हैं। पाचन संस्थान होता है जहाँ कहीं भी उसमें टॉक्सिसिटी होती है, गंदगी होती है, उस सबको बाहर निकालती है। इसलिए फल लेना शरीर के लिए अच्छा है। रात का खाना हल्का लेना चाहिए क्योंकि हल्का खाना जल्दी पच जाता है। जितनी जल्दी आपका खाना पचता है उसके बाद आपके शरीर के अंदर की इम्यूनिटी, मतलब कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो शरीर को क्लीन करने का काम करता है। इसलिए हल्का खाना लेने से आपके इम्यून सिस्टम को, आपके शरीर को रिजनरेट करने में, मतलब कि किसी भी तरह की गंदगी को निकालने में ज़्यादा समय मिलता है। इसी को इम्यूनोथेरेपी भी कहा जाता है। इसलिए बताया गया है कि जो हमें रात का भोजन है वो हमें सूर्यास्त के पहले करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार शरीर की अग्नि भी, यानी कि जो हमारी खाना पचाने की शक्ति होती है वो भी सूर्य की शक्ति पर निर्भर करती है, सूर्य की अग्नि पर निर्भर करती है। इसलिए सूर्योदय से सूर्यास्त के समय तक ही हमें भोजन करना चाहिए, उसके बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए। हमने जाना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आहार से संबंधित नियम कौन से हैं। इस सेशन के अगले पार्ट में हम जानेंगे कि विहार यानी कि दिनचर्या, व्यायाम और निद्रा से जुड़े ऐसे कौन से नियम हैं जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा रखते हैं, और साथ में ऐसी कौन सी औषधियाँ हैं जो हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेनी चाहिए। इसलिए स्वस्थ रहिए और इन नियमों को जानिए। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।